हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं नया चैप्टर लेकर के। इससे पहले हम मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो हमारे टर्म 2 में आने वाले हैं वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर इतना क्रूशियल है, ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्प देगा, अदरवाइज़ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको बहुत हेल्प देगा। तो फटाफट से जल्दी से हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं। विद्या पब्लिकेशन मैक्स मार्क्स के थ्रू जो सैम्पल पेपर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसका ये वीडियो सॉल्यूशन मैं हिमांशु अग्रवाल आपके सामने दे रहा हूँ। चलिए एक बार इसकी समरी को फटाफट से शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। सपोज आई एम हैविंग ए बी सी, सो ए बी सी ऐड हो गए एंड मिलकर के एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया ए बी सी। सो दिस इज एडिशन कंपाउंड। द एडिशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू अदर कंपाउंड इन अ स्टोइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, डबल सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सॉल्ट क्या होता है? These are the addition compounds। सीधी सी बात है, डबल सॉल्ट है तो इसका मतलब वो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर के बना होगा। These are the addition compounds which are stable only in solid state। जब तक वो सॉलिड स्टेट में है तब तक तो वो स्टेबल हैं, बट इन एक्वस सॉल्यूशन इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर किसी सॉल्यूशन में ये कंपाउंड्स आ जाएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। सो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, दिस इज एलम फिटकरी। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये क्या है? ये आपके टाइट्रेशन में कंपाउंड काम में आता है। दिस इज मोहर सॉल्ट। सो दीज आर डबल सॉल्ट, बोथ आर डबल सॉल्ट। देखो क्यों है? क्योंकि एडिशनल से बने हैं अलग अलग कंपाउंड्स के। सो दीज आर डबल सॉल्ट, बट ये एक्वा सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं रह पाते। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दीज एडिशन कंपाउंड्स, ये भी एडिशन कंपाउंड्स हैं, रिटेन देयर आइडेंटिफाई इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म। मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जिनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल रहती है और सॉल्यूशन की फेज़ में भी स्टेबल रहती है। मीन्स ये सॉल्यूशन में जाएंगे तब भी स्टेबल रहेंगे और सॉलिड फेज़ में रहेंगे तब भी स्टेबल रहेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? तो आप क्या लिख करके आ सकते हो कि स्टेबिलिटी के बेस पर इनका डिफरेंस आप कर सकते हो। आइए आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? द सेंट्रल मेटल एटम या आयन अलॉन्ग विद लिगेंड्स, मीन्स लिगेंड्स भी हो और सेंट्रल एटम भी हो या सेंट्रल मेटल भी हो, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया K4FeCN6, दिस इज द कंपाउंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो एक ब्रैकेट के अंदर आ जाए अलॉन्ग विथ सेंट्रल मेटल एज वेल एज लिगेंड्स। नाउ काउंटर आयंस। अब ये वाला जो मैंने आयन लिखा है जो ब्रैकेट के बाहर है, द एलिमेंट और एटम और आयन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड काउंटर आयन। तो ये इधर भी हो सकता है और ये इस तरफ भी हो सकता है, आप देख सकते हो अलग अलग एग्जाम्पल्स में। सो द आयन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी आर कॉल्ड काउंटर आयंस। चलिए आगे चलते हैं। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन देखो, ये दिस इज कैटायन एंड दिस इज एन आयन, तभी तो पूरा न्यूट्रल होगा। तो इस तरह से होता है। इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस ऑन ऑल द लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हैं उन पर जो चार्ज है, एंड सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर जो चार्ज है और लिगेंड्स पर जो चार्ज है उसका जो सम होता है, एल्जेब्रिक सम, दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। आगे चलते हैं।
प्राइमरी वैलेंसी, द लिगेंड्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द लिगेंड्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इससे हमें प्राइमरी वैलेंसी पता चल जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, द लिगेंड्स प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जितने भी लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे, एंड जितने भी लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होंगे दे विल शो प्राइमरी वैलेंसी। नाउ अब लिगेंड्स क्या है, इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं व्हाट लिगेंड्स 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 लिगेंड्स, व्हाट आर लिगेंड्स। जो लिगेंड्स होते हैं वही लिगेंड्स पढ़ते हैं, तो आप सब लिगेंड्स हैं इसलिए लिगेंड्स पढ़ रहे हैं। विद्या पब्लिकेशन ने एक्सपर्ट्स के पैनल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो पूरे चैप्टर को कवर अप कर देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समरी पढ़ रहे हैं। तो व्हाट आर लिगेंड्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लिगेंड्स क्या हैं, जो डोनेट कर सकें, जो रिच हैं, जो अमीर हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, फालतू पैसा पड़ा है 200 400 500 करोड़, ठीक है दे दिया 2-4 करोड़, तो वो लिगेंड्स हैं। तो मैंने क्या कहा, लिजेंड्स जो होंगे, लिजेंड्स क्या होते हैं, अलग ही लोग होते हैं। जो लिजेंड्स होंगे वही लिगेंड्स होंगे, क्योंकि वही दे सकते हैं एक दूसरे को, किसी को जरूरत हो ये ले जा। चलिए, दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो सपोज करिए K4Fe6 में दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर सेंट्रल एटम ये है आयरन, डी ब्लॉक का ही होगा जनरली, एंड दीज आर लिगेंड्स। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसलिए वो लिगेंड है, इसलिए वो इसके साथ है। इसकी एग्जिस्टेंस इसी की वजह से हुई है, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी तो जब इलेक्ट्रॉन दिया है तभी तो शेयरिंग हुई है। सो लिगेंड्स आर दोज एटम्स और एलिमेंट्स और आयंस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। These are called monodentate, bidentate, tridentate, polydentate depending on the number of donor site। अगर कोई एक डोनर साइट है, एक एटम है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स वो मोनोडेंटेट है। अगर किसी एक ही कंपाउंड में या किसी एक ही आयन में कोई दो हैं ऐसे जो दो एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स बाइडेंटेट। 3 है तो ट्राइडेंटेट, और इफ मोर देन 3 आर देयर देन दैट इज कंसिडर्ड एज पॉलीडेंटेट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ बाइडेंटेट का, जैसे ऑक्सलेट, इथाइलिन डाइअमाइन, दीज आर बाइडेंटेट लिगेंड। इनमें 2 एलिमेंट और 2 एटम इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन कर सकते हैं, इसलिए दीज आर बाइडेंटेट। चिलेटिंग लिगेंड, जहाँ पर भी कोई लिगेंड रिंग बना दे, मीन्स ये मोनोडेंटेट तो हो नहीं सकता। जनरली जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होंगे या फिर बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट होंगे, उनमें क्या होगा, सपोज करो दिस इज बाइडेंटेट ऑक्सलेट, और मैं सेंट्रल मेटल को ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इधर से भी इधर से भी, और मान लो मेरे पास ये नंबर में थोड़ी ज़्यादा हैं तो इधर से भी कर दिया इधर से भी, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गई ना। तो रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो बना सकता है, दीज आर नोन एज चिलेटिंग लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट कभी भी चिलेशन नहीं कर सकते। चिलेशन का मतलब रिंग बनना, रिंग बनने से क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस चीज़ को, सेंट्रल एटम को मिलेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो मल्टीडेंटेट लिगेंड्स आर चिलेटिंग लिगेंड्स इफ दे कैन बी अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर मेटल एटम्स साइमल्टेनियसली थ्रू 2 और मोर देन 2 साइड्स। चलिए, एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, एम्फीबियन आपने नाम सुना होगा 9th-10th में। एम्फीबियन क्या होता है, जो पानी पर भी रहता है और जो ज़मीन पर भी रहता है, तो दोनों पर रहता है। तो मीन्स यूनिडेंटेट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट लिगेंड किस तरह के लिगेंड्स होंगे, यूनिडेंटेट विच हैव मोर देन 1 डोनर एटम। ऐसे लिगेंड, सपोज करिए साइनाइड है Cn-, तो इसमें C भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और N भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो एक ही लिगेंड में 2 डोनर एटम हो गए, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, ये पूरी स्लाइड सेकंड वाली बहुत क्रूशियल है फर्स्ट वाली से भी। कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। मैंने जैसे इस वाले एग्जांपल में देखिए, सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली
हाउ मेनी लिगेंड्स आर अटैच्ड? 6, बिल्कुल ठीक। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कंपाउंड इज 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? आपके पड़ोसी, कि सेंट्रल एटम से कितने पड़ोसी जुड़े हुए हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक बताया। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, अ 3D स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अबाउट द सेंट्रल एटम। इनका जो 3D अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीहेड्रॉन बोल देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, होमोलेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट, हेट्रोलेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। होमोलेप्टिक क्या होता है? सपोज करो मैंने लिख दिया FeCO5 या फिर निकिल CO4, निकिल कार्बोनिल। अब यहाँ पर आपको जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रही है 5 और 4 दिख रही है, बट जो लिगेंड्स दिख रहे हैं वो कैसे हैं? लिगेंड्स सेम है या अलग अलग हैं? सेम है। लिगेंड्स आर सेम मीन्स होमो वर्ड कब आता है? सेम होते हैं। सो दीज complexes are homoleptic complexes in which a metal is bound only by one kind of donor atom, मतलब वन टाइप ऑफ लिगेंड से जुड़ा होता है, वो होमोलेप्टिक है। और हेट्रोलेप्टिक में क्या हो जाएगा? जिसमें डिफरेंट काइंड, मोर देन वन, मतलब अलग अलग टाइप के डोनर एटम हो। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ K4FeCN6 वाला ही ले लेते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? या कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल अभी आएंगे हमारे सामने। चलिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये भी आपको पता होने चाहिए। अ कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल एटम कैटायन इन्वॉल्व्स sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ जाए या d2sp3 आ जाए, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल मीन्स इस टाइप की थोड़ी सी स्ट्रक्चर उसकी होगी। स्क्वायर बाई पिरामिडल भी हम बोल देते हैं। टेट्राहेड्रल कब होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp3 आ जाए, सॉरी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए, तो योर मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स वुड बी टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन्स 4 हेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ जाए देन इट वुड बी स्क्वायर प्लेनर, मीन्स लाइक दिस, स्क्वायर प्लेनर अगर ऐसा हो जाता है। और स्क्वायर प्लेनर वाली कंडीशन जनरली तब आती है जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हो किसी कॉम्प्लेक्स में और लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से पेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह पर dsp2 आ जाता है। फिर आता है इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनर ऑर्बिटल लो स्पिन और आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन। आउटर ऑर्बिटल को क्या बोल देंगे? हाई स्पिन। अ कॉम्प्लेक्स इन विच n-1d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड विद ns एंड np ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो जनरली इनर ऑर्बिटल कहाँ पर होंगे? जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे साइनाइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, En, NH3, दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो अगर कहीं पर आपका इन चारों में से कोई सा भी लिगेंड है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हमेशा क्या कराते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हमेशा पेयरिंग करा देते हैं। पेयरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? चीज़ें रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। जब मूव नहीं कर पाएगा तो इसका उसका स्पिन हम क्या कहेंगे? हाई स्पिन कहेंगे, उसे लो स्पिन कहेंगे। बिल्कुल सही, लो स्पिन कहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर लो स्पिन हो जाएगा। जब लो स्पिन हो जाएगा तो वो अंदर रहेगा या बाहर भागेगा? अंदर रहेगा। दैट मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और आउटर इसका जस्ट अपोजिट। समझ में आ गया सबको ये वाली स्लाइड तक? चलिए आगे चलते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN नंबर कैलकुलेट करने को आ सकता है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपका EAN फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप EAN फाइंड कर सकते हैं और एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं सबको मालूम है, पहले भी पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोज कंपाउंड्स हुज स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं राहुल, अंजलि? बिल्कुल ठीक, आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमेरिज्म, और ये फिनोमिना, अ फिनोमिना इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमेरिज्म। चलिए, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट, मीन्स उनका 3D वाला बात आ गया, अब ये प्लेन के ऊपर बेस बात आ गया। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इट इज़ टू टाइप्स, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल भी टू टाइप की होती है, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर। और ज्योमेट्रिकल को भी फिर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दीज पार्ट्स आर सिस एंड ट्रांस पार्ट। CFT बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। द मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। जो भी लिगेंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक हो सकता है, तो उसका फर्क पड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, फील्ड डीजेनेरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट। डीजेनेरेसी का मतलब क्या होता है? मीन्स सेम एनर्जी, डी की एनर्जी सेम जो होती है वो लिगेंड्स की प्रेजेंस में ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, डी सबशेल्स होती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं। किसमें? 3 वाले में और 2 वाले पार्ट्स में। दिस इज कॉल्ड T2G एंड दिस इज कॉल्ड EG। क्लियर? तो ऐसा क्यों हुआ? लिगेंड्स की वजह से, और ऐसा जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की वजह से ही होता है। वीक लिगेंड्स की वजह से कभी भी डीजेनरेसी आती नहीं है। किस टाइप के लिगेंड्स की वजह से डीजेनरेसी आती है? अवनी, शिप्रा? बिल्कुल ठीक। खुशी त्यागी? बिल्कुल ठीक। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो, डी ऑर्बिटल यहाँ डीजेनरेट हो गई, सपोज करो इसमें हो गई T2G में एंड EG में। तो भाई इसकी खुद की एनर्जी होगी, इसकी खुद की एनर्जी होगी, इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होता है डेल्टा, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट होने में जो एनर्जी का डिफरेंस आया दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का, उसको हम क्या बोल देंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। So the difference of energy between T2G and EG orbitals in the presence of ligand is known as crystal field splitting energy. Important line है, इसको ध्यान रखना। Next, crystal field stabilization energy. Stabilization नहीं है अभी। The amount of stabilization provided by splitting of the d orbitals into two levels. Two levels कौन से? ये दोनों T2G and EG. तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। चलिए आगे चलते हैं। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो, ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, ये कलर लेस भी हो सकते हैं एंड कलर्ड भी हो सकते हैं। कलर हमेशा किस पर डिपेंड करता है? डी ब्लॉक में वी हैव ऑलरेडी लर्न, कलर डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। सो अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो कंपाउंड कलर को जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, एक कंडीशन है अगर आपको कलर कंपाउंड जनरेट करना है। सो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस मतलब डी ब्लॉक। देखो जनरल इनमें डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं। कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आ गई ना बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स आर कलर्ड बिकॉज ऑफ रीजन भी पूछ सकते हैं। इंट्रा डी ट्रांजिशन, इंट्रा मतलब डी सबशेल में ही या डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने से। और ट्रांजिशन क्यों होता है? विजिबल लाइट के एब्जॉर्प्शन से।
चलिए मैग्नेटिक मोमेंट पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी इस टर्म 2 में। फॉर्मूला ध्यान रखना, म्यू इज इक्वल टू एन, एन प्लस 2 का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट है, कभी आधे का कर दो क्योंकि कुछ बच्चे आधे का कर देते हैं, पूरे का अंडर रूट है कंप्लीट। बी एम इज बोहर्स मैग्नेटॉन, ये यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। व्हाट इज बी एम? बी एम इज बोहर्स मैग्नेटॉन, क्योंकि मैग्नेट से रिलेटेड है ना, तो इसलिए मैग्नेटॉन आ गया वर्ड। एंड यहाँ पर एन क्या होते हैं? एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons and n are number of unpaired electrons। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। लेबाइल कॉम्प्लेक्स भी आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स इन विच लिगेंड्स कैन बी रेडिली रिप्लेस्ड बाय अदर लिगेंड्स, एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड के थ्रू रिप्लेस जहां हम इजीली कर पाएं, उन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे? दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मैंने आपको एग्जांपल दिया FeCO5 या 6 कुछ भी दे दिया, मान लीजिए F5 दे दिया। तो ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिक भी आए, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक, मेटेलिक मीन्स कोई मेटल भी आ जाए। अब यहाँ देखो ना, कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कार्बन। मेटल क्या है? ये रहा मेटल। तो जहां पर कार्बन और ऑर्गेनिक, कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक एटम है, ऑर्गेनिक एलिमेंट है, कार्बन और किसी मेटल के बीच में कार्बन एंड मेटल बॉन्ड बन जाए, सो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज और नोन एज organometallic compounds. The compounds in which the carbon atoms of organic group are directly bonded to metal, जैसे यहाँ पर C और Fe के बीच में लिंकेज बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, कार्बन होता है, R का मतलब Mg मैग्नीशियम एंड X हेलोजन, सो डायरेक्ट लिंक बन रहा है, नहीं बन रहा है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, मीन्स कार्बन एंड मेटल के बीच में। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना? बात आ रही है समझ में? सबको क्लियर हो रहा है? श्रेया, नैतिक, सबको क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस ये वाले हैं, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड वहीं होगा। पाई बॉन्डेड, जहाँ पर भी पाई, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, जी सॉल्ट, फेरोसिन, ठीक है। मेटल कार्बोनिल्स अभी हमारे आ ही चुके हैं ये सब ऊपर। चलिए, सो ये हमारा थ्योरी पार्ट था। नाउ वी विल डिस्कस, थ्योरी पार्ट हमारा खत्म हो चुका है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, मीन्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितने भी MCQs इम्पॉर्टेंट लगे हैं हमारे क्रूज को, जिन्होंने मेंटर्स को आपके, जिन्होंने मेहनत करके इन क्वेश्चंस को डेवलप किया है, अब उनको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट E इन द कॉम्प्लेक्स दिस। ये कॉम्प्लेक्स है, हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, और हमें क्या बताना है? ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जिसका भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको x कंसीडर कर लो, प्लस En, इथाइलिन डाइअमाइन पर चार्ज होता है 0, तो 0 × 2 प्लस दिस इज ऑक्सलेट आयन COO, तो हो गया ना C2O4। तो ऑक्सलेट पर चार्ज कितना है? -2, सो -2 इंटू एक ही है, लेकिन ये किस टाइप का लिगेंड होता है? बाइडेंटेड, तो इसका ध्यान रखना। -2 प्लस NO2 पर कितना चार्ज होता है? -1 होता है, इज इक्वल टू 0। कितना आंसर आ जाएगा आपका? बताओ। x इज इक्वल टू, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2।
इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने पहले 1 लिखा फिर मैंने 2 लिखा, ताकि आप इसमें गलती ना करो। सो आंसर वुड बी -4 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका आ जाएगा +3 के अराउंड। समझ में आ गई बात? तो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी यहाँ +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी? इथाइलिन डाइअमाइन के 2 हैं, तो दिस इज बाइडेंटेट, 2 2 जा 4 and 2 6 because this is bidentate. तो 6 and 3 would be your answer. 6 and 3 will be your answer. ये बहुत आसान क्वेश्चंस में था। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी आयंस आर गिवन बाय CONH3BrCl। जब भी इस कॉम्प्लेक्स को आप ब्रेक करोगे तो एक तो Cl माइनस अलग हो जाएगा और बाकी पूरा का पूरा एक साथ रह जाएगा। सो कितने आयन आपको बनते हुए दिख रहे हैं इधर? 2 आयन्स। तो आंसर विल बी 2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। इन दीज क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन। अगर ए आंसर कब होगा? इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए होगा। बी कब होगा? असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी होगा। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, अगर ऐसा है तो डी होगा। तो अब स्टेटमेंट को पढ़िए। NF3 इज अ वीकर लिगेंड देन NCH3 होल थ्राइस। देखिए NF3 क्या होगा? ये होगा, एंड NCH3 होल थ्राइस क्या होगा? ये होगा। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दें। अब खुद देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? F की, तो इलेक्ट्रॉन तो F की तरफ को जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का लिगेंड हो गया? ले रहा है, दे नहीं रहा है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो ये वीक लिगेंड हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो पहला वाला असर्शन है ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। NF3 आयोनाइज टू गिव F- आयन इन सॉल्यूशन। सही बात है। अगर मैं इसे सॉल्यूशन में डालूंगा तो N- एंड 3F- में ये चेंज हो सकता है, ये भी सही बात है। तो ये भी सही बात हो गई, लेकिन दिस इज नॉट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मीन्स, तो आंसर क्या चला जाना चाहिए आपका? बी। मतलब असर्शन एंड रीजन सही हैं, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स of the complex ions COEN2Cl6, COEN2Cl2। सबसे पहले जब भी आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2, बिकॉज दिस इज बाइडेंटेड, सो 2 2 जा 4 एंड Cl2, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आता है तो क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3d2 और d2sp3। देखो s1p3d2 टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5 एंड 1 6 यहाँ पर भी। सो इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 देन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3d2 और d2sp3। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो स्ट्रक्चर किस तरह की होती है? हमारी ज्योमेट्री किस तरह की होती है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, या वी कैन से ऑक्टाहेड्रल, और वी कैन से ऑक्टाहेड्रल। चलिए आते हैं। सो देखो, इसकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें बनाने हैं, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर बनाने हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी देख लेते हैं। सिस और ट्रांस, ये हमारे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे।
बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर जो है सिलेबस में रिड्यूस हो गया है फॉर टर्म 2। हाँ, मे बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ ले तो मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनाने बताऊंगा किस तरह से आप बना सकते हो। चलिए बनाते हैं। स्ट्रक्चर इसी तरह से बनेगी, CO Cl लगा देते हैं, चलिए 2, क्योंकि हमारे पास 2 Cl है, एंड En कितने हो जाएंगे 2। इस तरह से बना देते हैं। बल्कि इसको और सही से किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो आप इसको हमेशा ऐसे बनाना, मतलब एक En मॉलिक्यूल इधर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इधर भी, तो इसलिए मैंने इसको बीच में बना दिया, समझ गए। तो ये जो आइसोमर हो गया दिस इज ट्रांस आइसोमर, और इसका सिस क्या हो जाएगा CO। दिस इज सिस आइसोमर। इधर की तरफ आप एरो लगा देना बिकॉज इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इधर की तरफ ही हो रहा है। क्लियर। सो दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑप्टिकल पूछा नहीं जाएगा बिकॉज सिलेबस से कट चुका है, सिलेबस से वो रिड्यूस हो चुका है, सो टर्म 2 में वो पूछा नहीं जाएगा। इज इट क्लियर। सो यहाँ पर आप ज्योमेट्रिकल कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो कर जरूर लेना इनको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ लिगेंड्स फॉर्म चिलेट्स। सबसे पहले आया था चिलेशन कौन करते हैं, जनरली मल्टीडेंटेट लिगेंड्स चिलेशन करते हैं। मतलब जैसे बाइडेंटेट कर सकते हैं, ट्राइडेंटेट कर सकते हैं, टेट्राडेंटेट कर सकते हैं, लेकिन मोनोडेंटेट जो होंगे दीज विल नॉट फॉर्म चिलेट, मीन्स दीज विल नॉट फॉर्म रिंग एंड चिलेशन नहीं होगा। तो विच टाइप ऑफ लिगेंड्स फॉर्म चिलेट, मल्टीडेंटेट लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। आंसर क्या हो जाएगा आपका कि रीजन, इसका रीजन क्या है, बिकॉज मल्टीडेंटेट ligands can donate electrons via more than one atom in a ligand। तो मल्टीडेंटेड लिगेंड जैसे ऑक्जेलेट हो गया, उसमें ऑक्जेलेट में इस कार्बन का वो भी दे सकता है और इस कार्बन का वो भी दे सकता है किसी मेटल को। सो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर डोनेटिंग टू द सेंट्रल एटम। इस वजह से ये जो है हमारा मल्टीडेंटेट लिगेंड है और ये चिलेशन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। FeH2O6 3+ इज स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, दैट मीन्स इट कंटेन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पैरामैग्नेटिक कौन होता है, पैरामैग्नेटिक आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लार्जर देन अदर। वीकली पैरामैग्नेटिक दैट मीन्स लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए। तो चलो देखते हैं एक बार फाइंड करके। FeH2O6 3+। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्योंकि वाटर का 0 होता है तो चार्ज के इक्वल ही आ जाएगा +3। सो Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, जनरली होता है 3d6 4s2। सो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए एंड 1 यहाँ से गया, तो क्या बचेगा 3d5। सो 3d5 इज 1 2 3 4 5। नाउ चेक लिगेंड। लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, लिगेंड इज वीक क्योंकि वाटर जो लिगेंड होता है वीक होता है। अब जो वीक लिगेंड होता है क्या वो पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं वो पेयरिंग कराते हैं।
तो पेयरिंग नहीं होगी तो ये इसी तरह रहेगा। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 5, 1 2 3 4 5। अब सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। FeCN6 3 माइनस, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन सबसे पहले X प्लस, साइनाइड पर -1 साइन होता है, -1 चार्ज होता है, तो -1 × 6 इज इक्वल टू -3। सो आंसर वुड बी +3। समझ में आई बात? सो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी आयरन की कितनी आ जाएगी इस कॉम्प्लेक्स में? +3। अब हम +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? 3d6 4h2 +3, एक यहाँ से गया एक यहाँ से गया, तो क्या बचा? 3d5 आ गया। ठीक, तो 3d5 का देखते हैं। 1 2 3 4 5। लेकिन अब लिगेंड चेक कर लो। लिगेंड कैसा है? साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड क्या होता है? साइनाइड क्या होता है? साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपकी पेयरिंग करा देगा। हमेशा ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हैं? CO, EN, NH3, CN, दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, और ये हमेशा पेयरिंग कराएंगे। तो पेयरिंग हो जाएगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कैसा हो सकता है? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। सो हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में 1 है एंड इस केस में 5 हैं, तो पैरामैग्नेटिक कौन ज़्यादा हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, यही वाला ज़्यादा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। हमें यही प्रूव करना था। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसको ध्यान से कॉपी पे अपनी नोटबुक में नोट कर लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए आपको पूरे कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। सबसे पहले जो भी दे रखा है पोटेशियम, देन पेंटाएमीन, पेंटा मीन्स 5, Cl ब्रैकेट के अंदर होता है तो ओल आ जाता है, क्लोराइडो, यहाँ भी पेंटाएमीनो, क्लोराइडो, प्लेटिनेट। 8 क्यों आया? बिकॉज दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। तो जब भी इस हमारा एनायन के अंदर अगर सेंट्रल एटम आता है, अगर एनायन के अंदर सेंट्रल एटम आता है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते, नॉर्मल लिख देते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। पोटेशियम का 1, प्लेटिनम का फाइंड करना है, प्लस अमोनिया का 0, प्लस क्लोरीन का -1। सो आंसर कितना आ जाएगा? +2। तो प्लेटिनेट सेकेंड। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड पर आ जाओ। पेंटा एमाइन, CO3 माइन होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट। ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर वुड बी 0, -1, -2, so it would be +3. So pentamine carbonate, थर्ड क्लोराइड। आइए नेक्स्ट पर। 2 बार क्लोरीन है एंड 2 बार EN है और ब्रैकेट में ही है पूरा सिस्टम। सो बिस, बिकॉज दिस इज बाइडेंटेट, तो बाइडेंटेट में हम डाई नहीं लगाते हैं। बिस 3 बार होता है तो ट्राई लगाते हैं, और 2 टाइम होता है तो बिस लगाते हैं। तो बिस इथाइलिन डाइअमाइन, EN इज इथाइलिन डाइअमाइन। क्लोराइड, क्लोराइड क्योंकि ब्रैकेट में है तो क्लोराइडो, एंड कोबाल्ट, कोबाल्ट। देन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी
इसका -1 है, इसका 0 है, तो +2 आ जाएगा सेकेंड। तो बिस इथाइलिन डाइअमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट। तो ये IUPAC नेम हो गए, आपको इस तरह से IUPAC नेम लिखने हैं इनके। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये और एक इससे पहले वाला जो मैंने भी कराया था आपको, IUPAC नेम से पहले वाला एंड एक IUPAC नेम, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हर हालत में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, इनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये इस चैप्टर का। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज VBT। VBT क्या थी? जो मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन, IUPAC से पहले वाला क्वेश्चन आपको कराया, जिस तरह से मैंने वो समझाया, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमें फाइंड करना है। तो जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होगा तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे। तो इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? मोनोडेंटेट है 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? या तो sp3 या dsp2। 5 होता sp3d और dsp3। 6 होता देन sp3d2 और d2sp3। इनमें से ही कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्स? 6। सो हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी sp3d2 और d2sp3। टोटल 6 हो गए, काउंट कर लो, 1 3 और 1 4 और 2 6। अब हमें ये देखना है कि ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये वाला होगा, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा होगा? d2sp3 होना चाहिए या sp3d2? सो इसके लिए जो प्रोसेस पहले किया था वही करो। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। सो अमोनिया का तो 0 होता है, +3 है तो +3 ही आ जाएगा। नाउ राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +3, जनरली 3d7 4s2 कोबाल्ट का। सो +3 है तो 2 यहाँ से गया एंड 1 वहाँ यहाँ से गया, तो क्या बचा? 3d6। राइट कॉन्फ़िगरेशन। डी में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नाउ चेक लिगेंड, चेक नेचर ऑफ लिगेंड। वीक है या स्ट्रॉन्ग है? अमोनिया, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। NH3, देखिए NH3 जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होगा तो क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। स्ट्रॉन्ग जो होगा, स्ट्रॉन्ग के होता है ना कि मान लो क्लास में बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर शोर मचा रहे हैं, एकदम प्रिंसिपल आ जाए, कोई स्ट्रॉन्ग है, टीचर से भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होंगे? सारे के सारे दुबक जाएंगे एक जगह। मतलब दुबक जाएंगे मीन्स अपनी चेयर्स पर बैठ जाएंगे, बिल्कुल शांत, पेयरिंग हो जाएगी। इधर उधर जो भीड़ भाड़ हो रही थी, इधर उधर जो डिस्पर्सन हो रहा था, वो सब एक जगह हो जाएगा। तो ये काम होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन कौन से? CN, CO, EN एंड NH3। यू हैव टू रिमेंबर दीज। सो अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, so pairing will takes place and this condition will be converted into 1 2 3 4 5 6, but total electron were 6, so condition change into, initially it was paramagnetic but it converted into diamagnetic due to presence of strong ligand। चलिए, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने बता दिया, sp3d2 या d2sp3। क्योंकि अब हमारे यहाँ 2 D खाली रह गई, पेयरिंग हो गई, सो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए? D2 और आगे S तो खाली पड़ी ही होंगी और फिर P भी खाली पड़ी होंगी। शिट, दिस इज S एंड दीज आर P। जो हमारी खाली हैं, खाली पड़ी हुई हैं, भाई सब शेल तो हैं, वो खाली पड़ी हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं आया उनमें, तो d2sp3 विल बी हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी d2sp3, आंसर वुड बी d2sp3। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
चलिए, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनर ऑर्बिटल जब पेयरिंग हो जाएगी तो इनर होगा, इफ पेयरिंग नहीं होगी तो आउटर होगा। जब पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा? मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यहाँ पर वीक लिगेंड होना चाहिए। सो चेक योर लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। योर लिगेंड नेचर इज स्ट्रॉन्ग, दैट्स वाई पेयरिंग टेक्स प्लेस। सो कॉम्प्लेक्स वुड बी इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। बताओ भाई तान्या, गरिमा, तान्या, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। इनर ऑर्बिटल, द कॉम्प्लेक्स वुड बी इनर ऑर्बिटल बिकॉज पेयरिंग हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनर ऑर्बिटल। रीजन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सो पेयरिंग हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर पर। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या फॉर्मूला था? थोड़ी देर पहले आया था, n+2 इससे हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब एक और भी हो सकता है कि इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड और अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, नॉट पैरा। क्यों? रीजन, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इट वुड बी डायमैग्नेटिक। और अगर यहाँ पर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करने को दे देता तो क्या करते? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं? 0। सो आवर आंसर वुड बी 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो इसका है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डायमैग्नेटिक है। क्लियर हो गई बात? तो आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इनको नोट कर लेना एक एक क्वेश्चंस को। जो जो मैंने लिखा है बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है ताकि कम समय में आपका काम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आगे मैक्स मार्क्स के सीरीज़ के और क्वेश्चंस हम करेंगे। काइनेटिक्स वाला चैप्टर हमारा बचा है, उसको करेंगे। बाकी तब तक आप लोग पढ़ते रहिए विद्या पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित मैक्स मार्क्स सीरीज़ मेरे साथ। धन्यवाद।